Hello everyone, myself Siddharth Sherpa with the SST classes. So class 8, we are discussing natural vegetation in wildlife, that is from geography. और हम लोग ने ये चैप्टर में देख लिए हैं कि व्हाट आर नेचुरल वेजिटेशन. तो सबसे पहले हम लोग ने ये देखा था कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है. नेचुरल वेजिटेशन यू सी क्या, दैट इज covering an area which is covered with plant growth which grows naturally or it can be an airy area, अर्थ के किसी भी कोने में हो जहां पे प्लांट ग्रोथ होती है या प्लांट कवर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन होते हैं. और नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ वेजिटेशन जहां पे है वहां पे वाइल्ड लाइफ होती है या बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे. प्लांट्स में, एनिमल्स में जो वैरायटी आती है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. और इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फॉरेस्ट का होता है जो कि हमारी इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती है. फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस हम लोग ने पढ़े हैं. और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये भी पढ़े हैं क्योंकि फॉरेस्ट नेचुरल वेजिटेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है. तो इसलिए हम लोग ने फॉरेस्ट का वेरियस पार्ट्स भी हम लोग ने पढ़ चुके हैं. और हम लोग ने सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट इज फाउंड वो होते हैं ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स भी हम लोग कवर कर चुके हैं आपकी प्रीवियस क्लासेस में. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वन मोर नेचुरल वेजिटेशन दैट एग्जिस्ट और टू मोर नेचुरल वेजिटेशन दैट इज फाउंड इन आवर अर्थ, दैट इज द tundra vegetation or you can say the desert vegetation. Okay, tundra or the desert vegetations. So now you can say desert and tundra vegetations. Deserts are found, deserts are found in subtropical and temperate regions between 20 to 45 north and south of equator. The subtropical deserts is characterized by scanty rainfall less than 75 millimeter. ठीक है. So you can say deserts are found in subtropical regions. That means ये इक्वेटर के बीचों बीच भी पाए जाते हैं और इक्वेटर के you can say फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेटर हुआ, ठीक, ये अर्थ हुआ आपका, ठीक है. सो ये आपका 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ये एरिया में यू कैन से समवट इन दिस रीजन्स आर आल्सो तुम्हारा क्या पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल या टेम्परेट डेजर्ट्स पाए जाते हैं. ठीक है. नाउ subtropical deserts is characterized by scanty rainfall of less than 75 millimeters. यानी कि subtropical deserts में एक उनका गुण है या उनकी खासियत है, ये है कि वहां पे बहुत scanty rainfall होता है, बहुत कम रेनफॉल होती है. यानी कि scanty मतलब वेरी लेस रेनफॉल होती है, जो कि आपकी less than 75 millimeter. 75 millimeter, that means around 1 centimeter, 10 millimeter. That means 7 centimeter around, ठीक है, 7 millimeter. यानी कि that means 7 बहुत कम होता है, यानी कि 75 millimeter is very less rainfall. ठीक है. So they have arid type vegetation. Now what is arid? Arid is somewhat like dry, सूखी. तो वहां पे 75 मिलीमीटर की रेनफॉल होती है या लेस देन 75, that means it's very less rainfall. तो हम लोग ने पढ़े हैं कि जहां पे रेनफॉल या जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा होती है वो एरिया में क्या होता है कि वेजिटेशन ग्रोथ अच्छा होता है. तो यहाँ पे वेजिटेशन होती है लेकिन वो एरिड होती है या ड्राई टाइप ऑफ वेजिटेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लांट्स होते हैं बेटा उनको गुड अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलता है. सो ये आप कर रहे हैं क्या, टेम्परेट रीजन्स वाले. ट्रॉपिकल डेजर्ट्स are located on western margins of the continent
characterized by dry trade winds blowing over the area. So ये ट्रेड विंड्स जो होते हैं बेटा ईस्ट टू वेस्ट, ट्रेड विंड्स जो होते हैं बेटा यहीं पे देखा जाए तो आप लोग ये भी देखो तो फ्रॉम ईयर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में जो विंड ब्लो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। अब ये केवल ट्रॉपिकल एरिया में ही ब्लो करता है बेटा, दिस ऑल ब्लोज इन दिस ट्रॉपिकल एरिया, लगभग ये सारे एरिया में ही क्या करता है तुम्हारा ट्रेड विंड्स ब्लो करता है। ठीक है, सो ट्रेड विंड्स जिस बेल्ट में पाए जाते हैं तो उस बेल्ट में आपका ट्रॉपिकल डेजर्ट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल सहारा एंड ऑल। ठीक है, मोस्टली वेजिटेशंस लाइक श्रब एंड थॉर्नी बुशेस आर फाउंड हियर। तो यहां पे जो वेजिटेशंस पाए जाते हैं बेटा वो लाइक श्रब्स यू नो, श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्री बट टॉलर देन हर्ब्स। वहां पे वुडी ब्रांचेस होते हैं या थर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियां, बुशेस आर फाउंड हियर। तो ये सारे चीज आप लोगों को यहाँ पे पाए जाते हैं। मोस्टली वेजिटेशंस लाइक श्रब्स एंड थर्नी बुशेस आर फाउंड हियर। यानी कि डेजर्ट एरिया में वेजिटेशन कैसे होती है, वहां पे खेती, यानी कि खेती नहीं बोलेंगे, वहां का प्लांट ग्रोथ कैसा होता है, श्रब्स छोटे छोटे बुश टाइप एंड थर्नी बुशेस कांटेदार बुश झाड़ी आर फाउंड हियर। ठीक है, यहाँ पे यही सब पाए जाते हैं डेजर्ट एंड टुंड्रा वेजिटेशन में। सो नाउ इफ यू वांट टू सी थर्न्स प्रिवेंट इवापोट्रांसपिरेशन। तो ये लोग जो होते हैं लीफ नहीं होते हैं, लीफ के बदले में वो लोग अपने आप को कन्वर्ट कर दिया स्टेम टाइप में, बिकॉज स्टेम लगाने से क्या होता है बेटा, वो लोग लीफ होंगे तो फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में पानी यूज होता है, तो पानी का प्रिवेंशन बचाने के लिए वो लोग इवापोरेशन यानी कि इवापोट्रांसपिरेशन यानी कि यू कैन से लॉस ऑफ वाटर से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को कांटेदार बनाता है एंड एक्ट एज अ प्रोटेक्शन। ये कांटा केवल इवापोट्रांसपिरेशन से नहीं बचाता है बट अगेंस्ट बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। एनिमल्स तो खाने से पहले सोचेंगे ना, क्योंकि कांटा ही कांटा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज, मतलब इसीलिए डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं कि अपने आप को किसे एडप्ट किया है या किसे करके इवॉल्व हुआ है कि कांटेदार पत्तियों में। देख सकते हो यहाँ पे बुशी पाए जाते हैं, थर्नी बुशेस देख सकते हो, दिस आर डेजर्ट वेजिटेशन। ठीक है, प्लांट ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होता है, श्रब्स होते हैं। देख सकते हो कैक्टस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैक्टस तो क्या होता है, कैक्टस में तो कांटा ही कांटा होते हैं, आप लोग देख सकते हो वेराइटी ऑफ कैक्टस पाए जा रहे हैं। तो दीज ऑल आर जस्ट टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम लूजिंग वाटर एंड बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। तो एनिमल्स ना खाए उनको, इसीलिए वो लोग ने अपने आप में कांटा बनाया है, जाके जब एनिमल छुएंगे तो कांटा उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो हम लोग टुंड्रा वेजिटेशन की बात कर रहे हैं डेजर्ट के साथ साथ। द पोलर रीजन्स आर समटाइम्स कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट्स। पोलर रीजन्स जो होते हैं बेटा आर समटाइम्स कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट्स। तो देखा जाए तो पोलर रीजन्स क्या है, यहाँ पे है ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका हो गया साउथ पोल। तो ये रीजन जो है, ये रीजन जो है पोलर रीजन्स। ठीक है, ये क्या है, पोलर रीजन्स है। तो पोलर रीजन्स को हम लोग स्पेशली क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन in this region is very limited due to the freezing temperature and thick snow cover. तो पोलर रीजन है बेटा हमेशा बर्फ में ही ढके रहते हैं, हमेशा किस में ढके रहते हैं, बर्फ में ही ढके रहते हैं। पोलर रीजन्स आर ऑलवेज कवर्ड इन स्नो। तो इसीलिए ये रीजन में लिमिटेड वेजिटेशन होता है, लिमिटेड मतलब बहुत कम वेजिटेशन होते हैं, या प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स तो यहाँ पे मिलने कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना कोल्ड होता है बेटा कि सारे चीज जम जाते हैं या फ्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे इन्वायरमेंट में, वैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्लांट्स का ग्रो करना लगभग इम्पॉसिबल है। यू विल नॉट फाइंड द प्लांट ग्रोथ आउट देयर। ठीक है, और ऊपर से सॉइल चाहिए,
सॉइल के बदले में तुमको केवल स्नो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा किससे ढका रहता है, स्नो से ढका रहता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ या वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है। लेकिन ओनली मॉसेस, lichens and very small shrubs are grown in the coastal areas mostly during the short summers। यानी कि ये भी जमीन के बीच बीच नहीं, समुद्री तट जो कोस्टल एरियाज होते हैं बेटा, वहां पे मॉसेस, दीज आर मॉस, ठीक है, दिस आर लाइचेन्स या लिचेन्स, ठीक है, ठीक है, देख रहे हो इसमें ना स्टेम है ना कुछ है, केवल पत्थरों से सट के क्या हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है। सो ये भी ग्रो करते हैं, ये भी ऐसे समय में ग्रो करते हैं जब वहां पे समर आती है, वेरी शॉर्ट समर आती भी है तो बहुत कम समय के लिए आती है, ठीक है। तो दिस लिचेन्स आर यूज्ड टू मेक लिटमस पेपर्स, ठीक है। ये भी कहां पे ग्रो करती है, कोस्टल एजेस में, समुद्र किनारे के यहाँ पे, ठीक है, वो भी समर के सीजन में। सो दिस वाज द तुंद्रा रीजन। और पोलार में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं पोलार रीजन में। दिस आर लाइक सील्स, दिस आर पोलार बेयर, ठीक है, ये पोलार बेयर है। ये लोग ऐसे ठंडी में भी जीवित रह सकता है, क्योंकि ये लोग का जो फर देख रहे हो बाहर से, ये लोग का फर और ऊपर से अंदर से एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है, जिसकी वजह से वो ये एनिमल्स ये सब एरिया में काफी आसानी से क्या कर सकता है, एडेप्ट कर सकता है, ठीक है। सो डेजर्ट्स में रोडेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, खास करके ये स्कॉर्पियंस वगैरह पाए जाते हैं। दिस आर वेरी पॉइजनस। तुम लोग देख सकते हो, अगर इसने स्टिंग किया तो आप लोग समझ सकते हो कि यू विल हैव टू फेस अ डॉक्टर। इफ यू आर नॉट गेटिंग अ डॉक्टर यू मे इवन डाई। सो वेरियस poisonous species of what scorpions are found in the deserts. So you can see ये सब वेजिटेशन का ही एक एग्जाम्पल है। और ये सब जो देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, these are the different diversity in animals, ठीक है, is that clear? और डेजर्ट में काफी फेमस एनिमल पाया जाता है, known as camel. It is also known as the sheep of the desert. Camel is also known as the sheep of the desert. सबको पता है, सबने बचपन से पढ़ के आया है। And interesting fact about camel is that it can live up to 30 days without taking water, ठीक है। For human beings it's impossible. So nowadays there is a major problem that the world is facing is the causes of depletion of vegetation and wildlife. तो आज के दिन में विश्व या संसार एक बहुत बड़ी आपत्ति से जूझ रहा है। वो आपत्ति है कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि डिप्लीशन ऑफ वेजिटेशन कवर में बहुत कमी आ रही है, वेजिटेशन कम हो रहे हैं, और साथ साथ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो भी हम लोग के यहाँ पे एक यूनिक स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो पाए जाते हैं, वो लोग क्या हो रहे हैं, हमारे अर्थ से गायब हो जा रहे हैं, ठीक है। सो उसके लिए बहुत सारे कॉजेज है, कारण है। सबसे पहला फैक्टर पढ़ते हैं हम लोग नेचुरल फैक्टर, यानी कि प्राकृतिक रूप से देखा जाए नेचुरल एक्सटिंक्शन जो होता है बेटा। एक्सटिंक्शन मतलब हो ना टू वाइप आउट टोटली, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाना। टू गेट लिख सकते हो, टू गेट वाइप्ड आउट टोटली, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना। उसके बाद तुमको कुछ नहीं ही मिलेगा तुम्हारा, ठीक है, कोई तुम्हारा नाम और निशानी नहीं रहेगा, कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो द इवोल्यूशन अब नेचुरल फैक्टर होता है कि नेचुरली कभी कभी क्या होता है बेटा, ये सारी चीजें क्या होते हैं, विलुप्त होते हैं। द इवोल्यूशन मतलब एक प्रोसेस है बेटा, एक चेंज है, एनिमल्स में आता है। हम लोग भी इवॉल्व होके आए हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वर सेड दैट वी वर द क्लोजर रिलेटिव टू द फैमिली ऑफ एप्स या प्राइमेट्स। तो वहां से हम लोग इवॉल्व होते आए हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। पहले हम लोग 4 पैर में चढ़ने लगते थे, उसके बाद 2 पैर में चढ़ना शुरू कर दिया, इस हाथ का यूज अलग से, वी स्टार्टेड टॉक, यस, अभी सिविलाइज्ड हो गए, आज के दिन में कपड़े पहनने लग गए, वो अलग चीज़ है। तो ये सब इवॉल्व होके आया है, एनिमल्स में वैसे आया है, ठीक है। समय के साथ साथ एनिमल्स भी क्या होते आया, इवॉल्व होके आया है या एडप्ट करके आया है अपने आप को अपने सराउंडिंग के साथ। तो ये सारे चीज को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। और ये इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन
और द टोटल वाइपिंग आउट ऑफ स्पीसीज इज अ नेचुरल डिसऑर्डर। तो कहा जाए तो ये नेचुरल है, कभी कभी इवोल्यूशन होना, इंसान में बदलाव आना, एनिमल्स में बदलाव आना समय के साथ साथ, तो ये सारी चीज नेचुरल है बेटा, ये सारी चीज क्या है, नेचुरली होता है। या पूरी तरीके से स्पीसीज का वाइप आउट होना, ये क्या है, नेचर का एक यू कैन से इच्छा भी होता है या नेचर ही कराता है ऐसे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ह्यूमंगस एनिमल्स हमारे यहाँ पे मिलियंस ऑफ इयर्स अगो रहते, दैट इज नोन एज डायनासोर्स, वे आर वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के नक्शा से ही, हमारे अर्थ से ही पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था, एनिमल्स को क्या कर दिया गया था, वाइप आउट हो गया था, यानी कि पूरी तरीके से डायनासोर्स क्या हो गए, वाइप्ड आउट हो गए। ठीक है, तो ये एक नेचुरल कैलेमिटी था या नेचुरल डिसऑर्डर था। बट दिस टाइम, उसके अलावा बट दिस टाइम फॉरेस्ट फायर, जंगली आग, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अदर डिजास्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मास डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो क्या होता है बेटा, आज के दिन में वॉल्केनिक इरप्शंस, जंगली आग लगना, जंगल में आग लगने से क्या होता है, तुम्हारे जंगल के जो प्लांट स्पीसीज है वो जल जाते हैं, और एट द सेम टाइम तुम्हारे एनिमल्स भी उसमें जल जाते हैं। और आजकल देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि बहुत फॉरेस्ट फायर्स लग रहे हैं, जैसे कि अमेजोन के फॉरेस्ट में लगा था, ठीक है, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में फॉरेस्ट फायर लगती है। ये एक नेचुरल डिजास्टर्स है बेटा, नेचर के जरिए होता है, जहाँ पे गर्मी, वेरियस रीजंस। बट इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि उससे प्लांट स्पीसीज आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहे हैं, एक्सक्यूज मी, प्लांट स्पीसीज मर रहे हैं, एनिमल्स मर रहे हैं, एनिमल स्पीसीज मर रहे हैं, उनका हैबिटेट जहाँ पे वो लोग रहते हैं, ये सारी चीज बिगड़ रहे हैं। तो ये सारे चीज पे ये एक प्रकार से ये सारा चीज क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स है। ठीक है, तो कभी कभी ये सारे चीजें हमारे एनिमल्स का एक्सटिंक्शन के कारण भी बन सकता है, या आज के दिन में जो वेजिटेशन या जो वाइल्ड लाइफ आज के दिन में कमी हो रहा है, ये सब भी क्या है, एक कारण बनता है। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर ह्यूमन फैक्टर्स। इंसान भी उसमें उतना ही, अब नेचर का तो वो तो एक प्राकृतिक रूप से हो रहा है, वो हम लोग मान सकते हैं, लेकिन उन इंसानों का भी उतना ही हाथ है या उससे कहीं गुना ज्यादा हाथ है, जो कि क्या करता है बेटा, कि जिसकी वजह से हमारे नेचर्स या नेचर में आने वाली जितनी भी वेजिटेशंस है, जितने भी वाइल्ड लाइफ है, उसमें कमी आ रही है। सबसे पहला चीज तो राइजिंग पॉपुलेशन, इंसान के रूप से देखा जाता है, क्या है राइजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयर डिपेंडेंस ऑन environment, environment for support and comfort has gravely affected the vegetation and wildlife। यानी कि राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि आज के दिन में जो इंसान की आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है वो अलग बात है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, बढ़ने के साथ साथ डिपेंड है किसके ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। हम इंसान लोग क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे कि फॉर सपोर्ट, सहायता के लिए हमारे इन्वायरमेंट में हमको डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। ठीक है, एंड कंफर्ट, आराम के लिए, हैज ग्रेवली अफेक्टेड द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब जैसे कि अब इसका जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंफर्ट एंड सपोर्ट, उससे क्या हो रहा है, ग्रेवली, काफी बुरी तरीके से हमारे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर। अब कैसे कर रहा है, इंसान का देन है ये डिफॉरेस्टेशन, इंसान का क्या है, देन है, ये इंसान के द्वारा किए गए एक बहुत बेहतरीन कारनामे हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, कि हमारे वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट, इंसान हमेशा चाहता है कि अपने आप को जीवन आराम हो, उसको मतलब नहीं है जंगल कटे या बचे या ना बचे। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो आज के दिन में सही में दे वांट टू प्रिजर्व द फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड ऑल। ठीक है, सब कोई बोलता है कि अपना काम बनता तो क्या है, बाहर में जाए जनता, यही समथिंग देयर इज अ सेइंग। तो वैसे ही देखा जाए तो लोग यही सोचते हैं, बट इन्वायरमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो एक और प्रॉब्लम इंसान के द्वारा क्रिएट किया गया है, वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि द रैम्पेंट या इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग, या यू कैन से फेलिंग मतलब कटिंग
cutting of trees for the purpose of building, housing, complexes, industries as well as agriculture has led to extinction of many species of plants and animals. ठीक है, तो रैम्पेंट फेलिंग यानी कि बहुत बुरी तरीके से, बहुत बहरेमी तरीके से क्या कर रहे हैं लोगों ने, क्या करना शुरू किया है, ट्रीज को काटना शुरू कर दिया है. ठीक है, किस लिए काटे हैं ट्रीज? केवल ये बनाने के लिए, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, बड़े बड़े कॉलोनी बनाने के लिए, लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स बना के उस जगह पे लोगों को बेचने के लिए, सेटल करने के लिए जंगल काट देते हैं. उतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज बिठाने के लिए जंगल काट दे रहे हैं, और इतना ही नहीं, खेती करने के लिए भी जंगलों को काटा जाता है. तो हम लोग बोल सकते हैं ये सारे चीज क्या किसकी ओर बढ़ता है? एक्सटिंक्शन, विलुप्ति, यानी कि बहुत सारी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे ही क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. वाई? अब कैसे गायब हो जाता है आप लोग सोचोगे, क्योंकि फॉरेस्ट जो होता है, मैंने बोला है बेटा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम. जब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम है, तो जब फॉरेस्ट में सारा एनिमल डिपेंडेंट है, तो वो सारा ट्रीज हट रहे हैं, तो वो जाएंगे कहाँ? दे विल डाई, दे कैन नॉट सर्वाइव, दे कैन नॉट फाइंड देयर होम. एडेप्टेशन, दे आर नॉट लाइक अस ह्यूमन बीइंग्स, ऐसे नहीं है जो कि उनको घर वर आराम से बनी बनाई मिलती. दे हैव टू बिल्ड इट फ्रॉम द नेचर. जब नेचर का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं रहेगा तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, दिस आर, देख सकते हो, ये काफी अच्छा पिक्चर दिया है. ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से वी ऑल आर ईटिंग अप आवर अर्थ. बहुत सारे लोग गिर रहा है. ठीक है, ठीक है. यू कैन सी दिस इज डिफॉरेस्टेशन, दिस इज द राइजिंग पॉपुलेशन का एक एग्जाम्पल है. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन. देखो जंगल क्लियर हो रहा है. अब देखो कितना साल लगे होंगे इस पेड़ को इतना बड़ा होने के लिए, और आज के दिन में ये सारा ट्रीज अपने कंफर्ट, यानी कि घर को एकदम बढ़िया सा फर्नीचर चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए, ये सारे चीज के चक्कर में इंसान काफी अमूल्य चीज या काफी प्रेशियस चीज खो रहे हैं. ठीक है, सो वी शुड, दिस इज द राइट टाइम, वी शुड स्टॉप इट. और दूसरा बहुत बढ़िया चीज है बेटा जो कि इंसान का है, जिसकी वजह से खत्म हो रहे हैं, वो है पोचिंग. पोचिंग एंड हंटिंग दो डिफरेंट थिंग्स है, लेकिन काम एक ही है. दोनों मार रहे हैं, लेकिन पोचिंग का मकसद अलग होता है. हंटिंग कैन बी डन फॉर फन. लोग पहले हंटिंग करके मजे के लिए शिकार कर रहे थे, लेकिन वही मजे के शिकार में ही एनिमल्स इतना मार रहे थे कि आज के दिन में वो सारे एनिमल्स क्या हो गए, कम हो गए. ठीक है, सिंपल. लेकिन पोचिंग क्या होता है बेटा? उसमें तो ये तो हंटिंग से भी घटिया चीज होता है. पोचिंग होता है किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर हाइड, टस्क और बोन्स एसेट्रा, एंड ट्रेडिंग हैज लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स. आज के दिन में हंटर्स जो होते हैं, शिकारी एनिमल्स को क्या करते, किल करते, यानी कि उसको हम लोग पोचर्स बोलते हैं. लेकिन मारते किस लिए है? वो लोग ऐसे वैसे जो चाहे वैसे एनिमल्स को मारता नहीं है, लेकिन वो लोग चुनिंदे एनिमल्स को मारता है जिसका क्या हो, वैल्यू ज्यादा हो. जैसे कि यू कैन सी आउट हियर, ये लायन, सॉरी लायन नहीं, ये टाइगर है. लायन टाइगर को मारा, लायन को सॉरी टाइगर को मारा गया है इसलिए ताकि ये लोग उसका जो हाइड बोले या चमड़ा बोले या स्किन बोले या लेदर बोले, इसके लिए. देखो एक बाघ का छाल के लिए लोग बाघ को मार देता है. सो दिस इज अ वेरी बैड shameless थिंग डन बाय आवर we humans are doing this such shameless things because the animals cannot speak for themselves. So क्या कर रहे हैं, we are killing them. You can see देखो एक राइनोसरस को मार दिया है. ठीक है, अब देखो कितना शान से बंदूक हाथ में टान के बैठा है, लेकिन they all are destroying our environment. और देख सकते हो ये राइनोसरस को किस लिए मारेगा? You can see out here there is a horn out here. ये हॉर्न जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हॉर्न को क्या करता है, ये लोग काट के, जिसमें शायद ये लोग काट के क्या कर देता है, बेच देता है. दे सेल इन वेरियस अमाउंट, ये हाई अमाउंट में. इतना तरीके से मार देता है बेटा कि यू कैन से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एनिमल्स. इतना बेरहमी से मार रहे हैं ये लोग ये सारे एनिमल्स को कि धीरे धीरे ये सारे एनिमल्स क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट होते जा रही है. ठीक है, और टाइगर्स एक समय में काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे हमारे इंडिया के सुंदरबंस में. ठीक है,
तो आज के दिन में टाइगर्स या रॉयल बंगाल टाइगर्स हमारे इंडिया में देखा जाए तो बहुत कम हो गए हैं. दिस यूज्ड टू बी द प्राइड ऑफ आवर कंट्री, लेकिन आज के दिन में गवर्नमेंट ने टाइगर रिजर्व्स बनाए हैं. टाइगर्स बचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, बट इवन दो इट्स नॉट सफिशिएंट. देखो वो कितना घटिया तरीके से मारा. इट्स अ वेरी बैड थिंग. और दूसरा एक और चीज हमारे इंसानों ने दिया है वरदान के रूप में, वो है पॉल्यूशन. प्रदूषण, यानी कि इट हैज डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड हैज सीवियरली affected both flora and fauna with toxic particles in the environment. Environment में कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ा है, यानी कि हवा में ऑक्सीजन के बदले में ज्यादा मात्रा टॉक्सिक गैसेस फैला दिए हैं. कैसे? क्योंकि ज्यादा इंडस्ट्री चल रहे हैं, धुआं तो निकाल रहा है, एयर पोल्यूशन कर रहा है. एट द सेम टाइम बहुत सारे केमिकल्स लैंड वगैरह में फेंक रहा है, जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन हो रहा है. हम इंसान प्लास्टिक्स यूज कर रहे हैं, अपना वेस्ट खुले में फेंक रहे हैं. यस, वी आर नॉट, यू आर यूजिंग मोर एंड मोर पेट्रोल. लोग गाड़ी इतना चला रहे हैं कि पेट्रोल जल रहा है, जिसकी वजह से धुआं से क्या हो रहा है, तुम्हारे एयर पोल्यूट हो रहे हैं. एट द सेम टाइम rivers are getting polluted because we human beings are throwing various types of industrial effluents and other household waste also in river, जिसकी वजह से aquatic animals को effect पड़ रहा है. ठीक है, land animals को भी effect पड़ रहा है. at the same time flora, that means plants and fauna को काफी दिक्कत हो रहा है, सीवियरली इफेक्ट हो रहा है. प्लास्टिक्स की वजह से, तो खास करके प्लास्टिक्स की वजह से बहुत इफेक्ट हो गया है. तो इसलिए इफेक्ट होता है क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज जो होते हैं, टॉक्सिक पार्टिकल्स, जहरीला पदार्थ हमारे पर्यावरण में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं. तो यही इन्हीं सब कारणों के वजह से इन्वायरमेंट काफी ज्यादा पॉल्यूटेड रहता है. इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. तो आज के दिन में ये एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट मैटर हो गया है. ये हम लोग बोलते हैं मैटर ऑफ कंसर्न. ठीक है, मैटर ऑफ कंसर्न, ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है, काफी जरूरी है इस पे चर्चा करना. ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ 3 मेन रीजंस. देखो, कंजर्वेशन ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ 3 मेन रीजंस. यानी कि 3 मेन कारणों की वजह से, 3 मेन रीजंस की वजह से ये जो आप लोगों का कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, ये करना काफी जरूरी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जीन्स, एवरीवन हैज अ जीन, जिसमें हम लोग का फैमिली से अपने ब्लड में लेके आते हैं डीएनए वगैरह, ये सारी चीज. तो यदि हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स का भी देखें, ऑल वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आर जेनेटिकली लिंक्ड विद देयर वर्ल्ड स्पीसीज. तो आज के दिन में जो भी प्लांट्स, जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, जो वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं एग्रीकल्चर से, ये सारी चीज को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो तुम लोग देखोगे कि ये सारी चीज तो पहले वाइल्ड यानी कि जंगली थे ना, जंगली थे. तो जंगल से ही आज के दिन में हम लोग ने हाइब्रिड करके हो या उस पर कुछ चेंजेस करके हो, हम लोग ने उसको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाया, जिसमें हम लोग ने उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स देखे, कुछ नए नए चेंजेस लाए. तो लेकिन कहा जाए तो वो शुरुआत वाइल्ड से शुरू हुआ है. तो मान लो आज के दिन में इनका सारा वाइल्ड स्पीसीज जो है जंगल में वाइप आउट हो गया, तो कल के दिन में वी विल नॉट बी एबल टू मेक सच एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अगेन. ठीक है, इसीलिए प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज इज देयरफॉर एसेंशियल्स. यानी कि सारे एनिमल्स में भी वही होता है बेटा. अब एनिमल्स में भी जीन्स जरूरी होते हैं, वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव जीन्स. तो कल के दिन में ये सारे चीज पूरी तरीके से गायब हो गए, प्लांट्स या जो भी हो जिसका वाइल्ड से ही रिलेटेड है, वाइल्ड से ही जंगली से शुरू हुआ है. तो ये सारी चीज अगर वाइप आउट हो जाएंगे तो कल के दिन में काफी बड़ा दिक्कत प्रकट हो सकता है. ठीक है, और उसके बाद एक और बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस.
humans have upset the delicate balance through pollution, destruction of habitats and other activities. तो मैंने बोला इकोलॉजिकल बैलेंस जाने से पहले यही समझ लो इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे आता है, इम्बैलेंस कैसे आता है. इकोलॉजिकल बैलेंस जब बिगड़ता है तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आता है. जो इकोसिस्टम में जो बैलेंस बनी थी, हमारे नेचर में जो पहले से ही बैलेंस बन के रहा है, ये सारा बैलेंस हमारे इंसानों ने ही खराब किया है. कैसे? क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है. और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो उससे क्या होता है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है कि एवरी डे इट्स गेटिंग हीटेड अप, गर्म से गर्म होते जा रही है. और हमारा पृथ्वी, हमारा अर्थ, और अर्थ इज the temperature of our earth is rising day by day. You can see glacier melts हो रहे हैं, एंटार्क्टिक में आइस मेल्ट्स हो रहे हैं. तो ये सारा चीज बहुत बुरा संकेत है. और उसके साथ साथ जंगलें काट रही है तो एनिमल्स का हैबिटेट्स बिगाड़ रहे हैं, अदर एक्टिविटीज. ठीक है, ये फॉरेस्ट जो होता है रेगुलेट करता है क्लाइमेट को. तो क्लाइमेट जब इम्बैलेंस आ रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी क्या आता है, चेंजेस आता है. वही है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, डेलिकेट इम्बैलेंस, बैलेंस को बिगाड़ देते हो. तो यही सब कारणों से देख सकते हो आज के दिन में ना तो बारिश होती है, बारिश कम होने लगी है, या तो होती है भी तो बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होती है. सो दीज आर ऑल इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. जो ये हमारे नेचर और ह्यूमन बींग का जो एक बैलेंस था एनिमल्स के साथ, ये इकोसिस्टम था, ये सारा चीज बिगड़ गया है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो यही सारा चीजें काफी इंपॉर्टेंट है और यही सारी चीजों की वजह से, यही सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है. So I hope you all understood till here. So this much for today. So आज हम लोग ने ये देखा, कैसे देखा कि तुंद्रा वेजिटेशन देखे हम लोग ने, यस डेजर्ट वेजिटेशन हम लोग ने देखे कि किस आधार पे क्या कौन कौन से कारण है जिसके आधार पे हमारे वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन या वेजिटेशन ये सारी चीज डिप्लीट हो रहा है, कम से कम होते जा रही है. ठीक है, ह्यूमन फैक्टर्स भी देखे, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या नेचुरल फैक्टर्स भी देखे, और हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखे. तो यहाँ तक समझ में आया होगा. तो हम लोग ने देखे कि कंजर्वेशन की वो जरूरी है और किस लिए जरूरी है. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग we will be discussing how conservation is done, या how can we conserve our wildlife and how can we conserve our wildlife and biodiversity and vegetation and many more. And we'll learn about various convents that has been set up all over the world just to protect the wildlife and the vegetations of the planet Earth. So this much for today. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you and take care.